पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें बढ़कर हुई 207। राजारहाट न्यू टाउन सीट भाजपा के खाते में। विधायक दल के नेता के चयन के लिए अमित शाह पर्यवेक्षक नियुक्त। पलामू में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन। वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हुई शामिल। पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर। चतरा में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजन मुआवजा को लेकर परेशान। सरकार पर कोरे आश्वासन का आरोप। लोक भवन से लगाई गुहार। और धनबाद में लूटकांड मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। खरसावा में हत्याकांड मामले में 4 आरोपी पकड़ाए। मधुपुर में डकैती मामले में 2 फरार अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें बढ़कर 207 हो गई हैं। राजारहाट न्यू टाउन सीट में पुनर्मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी के जीत का ऐलान हुआ, जिससे भाजपा की सीटों का आंकड़ा अब 207 हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुल जीतने वाली सीटों की संख्या अब 207 हो गई है। चुनाव परिणामों के बाद कई सीटों पर रीकाउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। भाजपा ने राजारहाट न्यू टाउन सीट पर 314 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। राजारहाट न्यू टाउन सीट पर शुरू में जो परिणाम सामने आए थे, उसमें बीजेपी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद बीजेपी ने 314 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। 5 प्रदेशों के चुनाव नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार सत्ता संभालने जा रही है। विधायक दल के नेता के चयन के लिए भाजपा ने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बंगाल और असम में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए पश्चिम बंगाल का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने बंगाल के साथ साथ असम में भी अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगा। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने कहा है कि पार्टी को विकासोन्मुख राजनीति पर भरोसा है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुशासन स्थापित करना भाजपा की प्राथमिकता है। ये देश का जीत है। लोकतंत्र मजबूत हो गया है। अब वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस हर इलेक्शन में और इलेक्शन के बिना भी जो पॉलिटिकल मर्डर होता है, वायलेंस होता है, जला दिया जाता है लोगों को, ये सब बंद हो जाएगा बीजेपी सरकार आने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी जहां आता है पॉलिटिकल वायलेंस बंद हो जाता है। गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा इसमें कारण है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का जीत को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल पर देश का जीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने सत्संग आश्रम में आचार्य देव से मुलाकात की और आभार प्रकट किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। मौके पर श्री दुबे ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के भरोसे और बंगाल की जनता की जीत है। जनता का भरोसा जो है माननीय मोदी जी के ऊपर जी, अभी गृह मंत्री जी की रणनीति थी। अभी आपने देखा इंचार्ज भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए जी,
उन्होंने एक एक चीज़ों को थ्रेड किया और सुनील बंसल जी वर्षों से लगे हुए थे। ये सब इन सबों की सामूहिक जीत है। उनके साथ मंगल पांडे जी, विप्लव देव जी, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। असम, पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु में भी चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। तमिलनाडु में टीवीके के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें थलपति विजय विधायक दल के नेता चुने गए। पार्टी ने औपचारिक रूप से राज्यपाल से मुलाकात कर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया है। गौरतलब है कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पलामू के नगर भवन में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पंचायतों को सशक्त बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। मौके पर उत्कृष्ट पंचायत, स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत और क्रांतिकारी ग्राम सभा में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। पलामू में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास के लिए मुखियाओं को प्रेरित करना और वित्त आयोग की राशि के सही उपयोग की जानकारी देना था। सम्मेलन के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि पंचायतों के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए है। आयोग की अनुशंसा पर भी मुखिया गणों को 5वीं वित्त का पैसा भी उनके खाते में आएगा गांव के विकास के लिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की गई पहली बार, जिसके तहत 9 करोड़ राशि जो है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के, उनको ये देने का काम किया है। मुखियागण काम कर रहे हैं अपने अपने पंचायतों में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विभाग इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, ताकि वो एक दूसरे को देख के भी सीखें। सरकार ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की योजना साझा की है। ग्राम सभाओं को लेकर आ रही शिकायतों पर भी गंभीर चर्चा हुई। निर्देश दिया गया कि ग्राम सभाएं नियमित हों और उनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्यों को डिजिटल सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मौके पर मौजूद पलामू उपायुक्त और अन्य वरीय अधिकारियों ने मुखिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी सुझाया। सम्मेलन के अंत में सभी प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों को आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लिया। पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर ग्रामीण कार्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। Who is this बबलू मिश्रा? या बबलू मिश्रा कौन सा आदमी है जो अभियंता हो, अभियंता प्रमुख हो, मुख्य अभियंता हो, इनको लगातार डराता है, धमकाता है। दोनों ही लेटर में जो नाम सबसे प्रमुख होकर आया है वो है बबलू मिश्रा, जिस व्यक्ति का पता अशोक नगर में बताया जा रहा है। हमारी जानकारी में यह वो व्यक्ति है जिसका ग्रामीण कार्य विभाग में रेगुलर आना जाना है। ये कौन है? ये कोई ऑफिसर है या कोई दलाल है या कोई लाइसेंसर है, कोई लॉबिस्ट है, या कौन है? इस पूरे मामले की कुछ इस तरह बबलू मिश्रा के ड्राइवर, खास करके बबलू मिश्रा के ड्राइवर और बबलू मिश्रा के फोन कॉल की जांच की जाए और इनके आसपास के जो इनके फैमिली वाले लोग हैं उनके कॉल डिटेल्स की जांच की जाए और इनका विभाग के मंत्री से क्या संबंध है, इसकी जांच करके मामला को समाधान किया जाए। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों कटघरे में है। सरायकेला खरसावां के बाद अब धनबाद में नवजात की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
नवजात को समय पर ऑक्सीजन न मिलने पर उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रेशमी। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। आनन फानन में नवजात को बघमारा CHC से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं हो पाई। परिजन निजी वाहन से नवजात को लेकर दूसरे अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो नवजात की जान बच सकती थी। बच्चा को जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और लाके वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है बच्चा। घटना के बाद आक्रोशित परिजन बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं CHC प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ ने कहा कि इस संबंध में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो कैरिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूँकि रांची से उसका कमांड होता है, फ़ोन जाता है, उसको आने में 10 मिनट लगता है। तो तब परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस। देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 के उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे। फिलहाल इस संबंध में विभागीय अधिकारी जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही शहर को एक और मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे शहर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का एक और विकल्प मिल सकेगा। उपायुक्त आदित्य रंजन और अन्य अधिकारियों ने सदर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। वो भी आज हम लोग देखने जाएंगे। सदर अस्पताल का जमीन का चिन्हितीकरण अंचल ऑफिस से हो गया है, अब उसमें बाउंड्री भी चल रहा है। जैसे ही बाउंड्री कंप्लीट होगा, इसका अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी चिट्ठी आ गया है। लगभग 400 करोड़ की योजना PPP मोड में सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेगा, जो अपने आप में धनबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पूरा मामला ही अटका हुआ था जमीन और बाउंड्री को लेकर। उसके लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उसे चिन्हित करके पहले सबसे पहले उसे प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है सिविल सर्जन के द्वारा। पड़ोसी राज्य बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शामिल हो सकते हैं। और बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार से 7 मई को ये होने वाला है और इसे लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारी तेज कर दी गई है। वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 3 राज्यों में एनडीए की जीत के बाद गठबंधन बेहद उत्साहित है और इसी ऊर्जा के साथ शपथ ग्रहण को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की है।
पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है। संकेत दिए जा रहे हैं कि बीजेपी विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। युवा और महिलाओं को सम्राट कैबिनेट में विशेष स्थान मिल सकता है। सम्राट चौधरी की नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का समावेश दिख सकता है। जदयू की ओर से नीतीश के भरोसेमंद पर ही फिर से भरोसा दिखाया जा सकता है और श्रवण कुमार के साथ अशोक चौधरी, सुनील कुमार और लेसी सिंह को फिर से मंत्री पद मिल सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की ओर से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस पार्टी से भी पुराने दोनों मंत्रियों को ही मौका मिल सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राजू तिवारी भी रेस में है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से नाम लगभग तय है। रालोमो से दीपक प्रकाश और हम की ओर से संतोष मांझी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो पटना के गांधी मैदान में जो है तैयारियां तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चतरा में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजन मुआवजा के लिए परेशान हैं। गौरतलब है कि फरवरी के महीने में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टर विकास कुमार भी शामिल थे। उनके पिता बजरंगी प्रसाद और डॉक्टर पार्थ ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर कोरे आश्वासन और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मुआवजा के लिए उन्होंने लोक भवन से भी गुहार लगाई है ताकि आर्थिक संकट से परिवार को निजात मिल सके। मोर्चा के जो सहयोगी दल हैं, इनको कैबिनेट के मंत्री को सिर्फ एक डमी फेस सामने खड़ा कर दिया गया। उनको अथॉरिटी दिया ही नहीं गया है कि कुछ आगे कार्रवाई किया जाए। इतना बड़ा दुर्घटना हो रहा है, लगातार दुर्घटना राज्य में होते ही जा रहा है। वहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन देने के बाद फिर आगे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। महामहिम जी ने आश्वासन दिया, आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया कि इस बात को हम लोग मुख्यमंत्री जी के समक्ष आगे रखेंगे और आप लोग भी जाके वहाँ पे मिलिए। प्रतिष्ठित कांस्य फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी में पलामू में बनी फिल्म पेड़ चलता है का चयन हुआ है। फिल्म का निर्देशन देवादित्य बंदोपाध्याय ने किया है और इसकी शूटिंग पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला और मेदिनी नगर में हुई है। ये फिल्म जल, जंगल और जमीन से जुड़े थ्रिलर पर आधारित है। फिल्म का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए होना राज्य के लिए गर्व की बात है। इस फिल्म में वीरेंद्र सक्सेना, प्रमोद पाठक, कुमार सौरभ, सत्येंद्र सोनी, मैनाक बैनर्जी और सुब्रत बनर्जी समेत पलामू के कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की पटकथा सैकत चैटर्जी ने लिखी है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लूट कांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर 4 पहिया वाहन, मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। के दरमियान पुलिस के द्वारा छापामारी करते हुए जो चारों अभियुक्त पकड़ाए हुए हैं, इनके पास से जो चोरी की गई मोटरसाइकिल, चोरी किया गया लैपटॉप एवं चोरी किया गया जो मोबाइल था वो सब बरामद किया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो तीनों मोटरसाइकिल है, तीनों मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया एवं अभियुक्तों के पास जो एक i20 गाड़ी थी उसको भी बरामद किया गया है। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपीओ समीर सवैया ने बताया कि पत्नी ने ही पति की हत्या की साजिश रची थी। इसमें फिर मानवीय और तकनीकी आधार पर फिर पूछताछ किया गया तो पता चला कि पत्नी को बराबर प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से पत्नी ने अपने भाई और 2 भतीजा को बुलाकर और ये चारों मिलकर उसको गला काट कर हत्या कर दिए। उसमें प्रयुक्त फरसा को भी
पुलिस तरफ बरामद किया गया। और ये लोग तिया पुलिस से जिस स्कूटी से वो हत्या करने के लिए आए थे, उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया। देवघर के मधुपुर अनुमंडल पुलिस ने एक घर में डकैती मामले में फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तत्काल न्यायालय को समर्पित किया गया था एवं संयोगवश इसमें 15 लाख रुपया का रिकवरी हुआ, जो लूटी गई रुपया के साथ साथ लगता है कि सोना बेचकर रखा गया था। और इसमें एक अभियुक्त जो दशरथ दास हैं, जो कांड को अंजाम देने के लिए सारा इन्फॉर्मर का काम करते हुए कांड में संलिप्त थे, जो फरार चल रहे थे, कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने धनबाद की टुंडी में वन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यक्रम और बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच उन्नत चूल्हा, सोलर लालटेन, सुरक्षा किट और 2 पहिया वाहन का वितरण किया गया। बैठक के दौरान जंगल की सुरक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम के बाद कमलपुर में वृक्ष रक्षा बंधन के सिलसिले में पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। मौके पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऐसे उनके गांव की योजना हम लोग बना पाए, तो हम लोग गांव में उनके साथ मिल करके एक सूक्ष्म योजना का बात कर रहे हैं, जिससे कि उस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, जंगल के लिए कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जंगल पर आधारित उद्योग कैसे बढ़ा सकते हैं, जीविकोपार्जन के लिए, जैसे लाख की खेती हो या इस तसर की खेती हो, इसको लेकर के। इसके अलावा जल संचयन के लिए भी, और जिस क्षेत्र से हाथियों का आना जाना हो रहा है, वहाँ पे कैसे हम लोग उनके आवास को, उनके वास का जो स्थल है, उसको कैसे हम लोग समृद्ध करें। रांची में आज वन पर्यावरण विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई। मौके पर वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी स्टेक होल्डर्स को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक अवसर में बदला जा सकता है। वक्ताओं ने डीएमएफ फंड के उपयोग पर जोर दिया। आरएफपी हमने फ्लोट की थी, तो उसको सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि हम सिर्फ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ही नोडल नहीं है। कई लोग हमारे तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कुछ समय पहले मुझे इनवाइट किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो कह रहे कि रांची में इतने सारे एमएसएमई हैं, इवन आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इतने सारे एमएसएमईज हैं, हम लोग बहुत सारे ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और हमें पता चला है कि कार्बन क्रेडिट मिलता है, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करें हम लोग। तो हमारी कोशिश है कि एक बार प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, और फिर सेकेंड स्टेज में उसको मोनेटाइज करने के लिए हम लोग फिर से एजेंसीज को इन्वाइट करेंगे। और अब मौसम। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 11 मई तक बारिश के आसार हैं। गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद समेत कुछ अन्य जिलों में आज वज्रपात, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 11 मई तक राज्य के अन्य इलाकों में भी वज्रपात और आंधी की आशंका है, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान कांके में 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड की माटी का हुनर अब देश के कोने कोने में अपनी चमक बिखेर रहा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं रांची के कांके ब्लॉक के एक छोटे से गांव सुगनू में, जहां महली टोला की महिलाएं बांस के जरिए अपने भविष्य को नए सिरे से गढ़ रही हैं। रांची के कांके ब्लॉक का सुगनू गांव आज महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत मिसाल बन गया है। यहाँ के महली टोला की 15 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के बैनर तले एकजुट होकर बांस को अपनी आत्मनिर्भरता का आधार बनाया है। पारंपरिक कौशल को आधुनिक रूप देकर ये महिलाएं अब बांस से केवल टोकरी ही नहीं बल्कि घर की सजावट के बेहतरीन उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। बांस से ही बनाते हैं और हाथ से ही बनाते हैं। पहले तो शुरुआत में सिर्फ टोकरी, लेकिन अभी हम लोग गुलदस्ता, टेबल लैंप, पेट्रोमैक्स, हैंगिंग लैंप और पेन स्टैंड, जितना जो बांस का सामान डिजाइन बनता है सब बनाते हैं। सरकार महिलाओं की प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकारी स्तर पर मिले प्रशिक्षण और मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से मिले मंच ने इन महिलाओं की मेहनत को पंख दिए हैं। आज यही कारण है कि सुगनू गांव का यह बांस शिल्प स्थानीय सीमाओं को लांघकर दिल्ली और असम जैसे राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है। पहले हम लोग सोचते नहीं थे कि हम लोग कितना दूर तक पहुंच पाएंगे। ये काम लेकर के हम लोग को बहुत जगह पहचान भी बढ़ा और काम का साथ हमको मान सम्मान भी मिलता है, प्लस 2 पैसा कमाते हैं। बच्चा लोग को अच्छा खासा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अभी हस्बैंड लोग को सोचते थे कि कब देगा 10-20 तो हम लोग देगा तो कुछ अपना ही करेंगे, लेकिन अब अपना निर्भर हो गए हैं। कड़ी मेहनत और कौशल से इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर बनने का मार्ग संकल्प और सही दिशा से कहीं भी शुरू हो सकता है। आज ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई हैं। पहले तो मजदूर, जैसे कि बांस का हम नहीं जानते थे ना, तो उस समय हमने मजदूरी काम करने जाते थे। और जब टेरलिंग किए उसके बाद में मेला चालू किए, उसके बाद में अभी तो बहुत बदलाव आ गया। अच्छे से काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई अच्छे हो गए। सुगनू गांव की ये महिलाएं अब अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं हैं। इनका बढ़ता आत्मविश्वास यह बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं अब धुरी बनकर उभर रही हैं। डीडी न्यूज़ ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें बढ़कर हुई 207। राजारहाट न्यू टाउन सीट भाजपा के खाते में। विधायक दल के नेता के चयन के लिए अमित शाह पर्यवेक्षक नियुक्त। पलामू में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन। वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हुई शामिल। पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर। चतरा में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजन मुआवजा को लेकर परेशान। सरकार पर कोरे आश्वासन का आरोप। लोक भवन से लगाई गुहार। और धनबाद लूटकांड मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। खरसावा में हत्याकांड मामले में 4 आरोपी पकड़ाए। मधुपुर में डकैती मामले में 2 फरार अपराधी गिरफ्तार।